welcome to the platform of AB Classes. My name is साक्षी और AB Classes के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग एक कोर्स रन कर रहे हैं जिसका नाम है नीट 2021 क्रैश कोर्स. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जिसमें हम लोग नीट का सिलेबस प्रिपेयर कराएंगे ताकि आप लोग 2021 का नीट एग्जाम दे पाएँ. वही नो कि अभी तक डेट फाइनलाइज नहीं है पर हम लोग अपनी एजुकेशन को उस चक्कर में हैम्पर नहीं कर सकते. तो इसलिए हमारे पास इस टाइम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अपना सिलेबस कवर करके उसको इतना अच्छे से रिवाइज करके प्रिपेयर रखें ताकि जैसे ही डेट अनाउंस हो हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो. सो अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ और एक स्पेशल सेगमेंट हम लोग चला रहे हैं जो है 7 डेज़ के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी को फिनिश करना. सो 7 डेज़ के अंदर हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक चैप्टर नीट में 2015 टू 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर वाइज हम इस सेगमेंट में 7 दिनों के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं. सो एक वीक के अंदर हम पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी को रिवाइज कर जाएंगे. सो आज है लेक्चर 2 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोड़ियाँ बनाओ. अब हमको जोड़ियाँ बनानी है. मैच द फॉलोइंग. ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए इनको नहीं देखना होता कभी भी. ऊपर जोड़ियाँ बना के फिर आंसर सॉल्व करना होता है हमेशा. ठीक है, इसके साथ भंगड़ा मत करने लग जाना, इसको छोड़ दो. यहाँ पर आओ. रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है वो ये टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम. इसका नंबर कैसे याद करें, मुझे बहुत दिक्कत होती है उसको याद करने में. तो मैंने अपने माइंड में एक गेम बना ली है, मुझे उससे मैं उस तुक्के से क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ. ठीक है, अभी तक वो तुक्का बढ़िया चल रहा है. मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी मर्जी है तुमको करना है या नहीं करना है. तो मुझे कैसे याद है टाइडल वॉल्यूम. तो सबसे पहले एनसीईआरटी में जहाँ पे ये सारी दी है ना टर्मिनोलॉजीज, वहाँ पे सबसे पहला मेंशन भी टाइडल वॉल्यूम है. तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, पर नॉर्मल है, कुछ ज़बरदस्ती नहीं किया जा रहा हमारे साथ. नॉर्मली मैं सांस अंदर ले रही हूँ, इंस्पायर कर रही हूँ. नॉर्मली मैं सांस छोड़ रही हूँ, एक्सपायर कर रही हूँ. तो हमारे लंग्स के अंदर एयर की जो वॉल्यूम है, जब हम नॉर्मली इंस्पायर करते हैं या नॉर्मली एक्सपायर करते हैं मतलब सांस छोड़ते हैं, तो जो लंग्स के अंदर एयर जाती है ना उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. नॉर्मल कर रहे हैं ना, अलग से एनर्जी तो नहीं लगाई ना तुमने, अलग से कुछ नहीं किया ना, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले, नॉर्मल कर रहे हैं. तो जो नॉर्मल मेहनत करते हैं स्कूल में, नॉर्मल अपनी क्लासेस में मेहनत करते हैं, उनके परसेंटेज भी एवरेज आते हैं ना. तो टाइडल वॉल्यूम की जो नंबर होगा, मतलब वॉल्यूम ml में लिखेंगे ना, तो जो ml में नंबर लिखा होगा ना आगे, उसकी वैल्यू सबसे कम होगी. तो मुझको ऐसे याद है टाइडल कम, सबसे कम वाला नंबर देखना है मुझे. नेक्स्ट टॉपिक इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. आई होप तुम्हें ये पता है, जब हम इंस्पायर करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है. ठीक है, तो जब हम इंस्पायर करते हैं तो ये एक्टिव प्रोसेस है. जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सपायर करते हैं, तो ये पैसिव प्रोसेस है. तो जब हम इंस्पायर कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, ये एक्टिव प्रोसेस हो रहा है ना. हम एनर्जी, हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ कर रही है. तो अगर हमारी बॉडी किसी प्रोसेस में एनर्जी लगा रही है ना, तो वो उसमें जान लगा देगी. राइट, जब हम किसी चीज़ में एनर्जी लगाते हैं फिर हम उसमें जान लगा देते हैं ना. तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि इंस्पिरेटरी रिजर्व. रिजर्व मतलब पड़ी हुई. वॉल्यूम का मतलब है कि मैंने सांस ली, ये तो नॉर्मल इंस्पायर हुआ, लेकिन अब मैंने फोर्सफुली और सांस खींची अंदर, और जब ज़बरदस्ती मैंने सांस खींची ना और उसमें एनर्जी यूज़ हुई, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर मेरे लंग्स के अंदर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. सबसे कम और सबसे ज़्यादा की वैल्यू मुझे मिल गई. वैसे तो मैं इसके बेसिस पे भी सॉल्व कर सकती हूँ, पर चलो मैं तुम्हें एक बार बता दूँ इन टर्म्स को कैसे देखूँगी. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपिरेशन का मतलब है सांस छोड़ना. सांस छोड़ना वैसे भी पैसिव प्रोसेस है. हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन का कोई रोल नहीं होता है इसके अंदर, एनर्जी नहीं लगती, एटीपी यूज़ नहीं होता बॉडी में. तो मैंने सांस नॉर्मली छोड़ी, लेकिन मैंने और अगर मैं योगा करूँ तो मैंने ज़बरदस्ती थोड़ी सी और सांस छोड़ी, लेकिन फिर भी एनर्जी तो नहीं यूज़ हुई ना. तो ये प्रोसेस में अब जो वॉल्यूम हमने एक्सपायर कर दिया उसकी वैल्यू हमेशा इंस्पिरेशन से कम होगी. एक्सपिरेशन वाले की वैल्यू इंस्पिरेशन से हमेशा कम आएगी. तो मुझे पता चल गया एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम कम आएगी. ठीक है, ज़्यादा है टाइडल से लेकिन इंस्पिरेशन वाली से कम है. अब देखो लास्ट वाला पॉइंट देखो बस. रेजिड्यूल वॉल्यूम मतलब कि तुमने बहुत ज़ोर लगा के अपनी सांस को बाहर छोड़ दिया. नॉर्मल एक्सपायर कर देते हैं, लेकिन अब तुमने थोड़ा और जान लगाई है और उसको बाहर छोड़ा है. एनर्जी यूज़ नहीं हुई अभी भी एक्सपिरेशन में, लेकिन तुमने एफर्ट्स डाले हैं उसको और बाहर की तरफ पुल करने के लिए. तो जब तुमने सारी हवा अपने अंदर से निकाल दी, एयर अपने अंदर से निकाल दी, तो तुम्हारे लंग्स में फिर भी थोड़ी ना थोड़ी एयर रह जाती है, नहीं तो एल्वुलाई कोलैप्स हो जाएंगी. तो वो थोड़ी सी जो एयर रहती है उसको कहते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम. इसकी वैल्यू एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू के आसपास हुई थी. ठीक है, तो मुझे इतना पता चल गया
कि टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू जो है सबसे कम होगी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू इंस्पिरेशन वाले से कम होगी और इन दोनों की मिलती जुलती होगी। अब देखो मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकती हूँ। टाइडल वॉल्यूम सबसे कम वैल्यू किसकी है, 500 to 550 ml, तो 3 होगा, ए का 3। अब इधर आओ, ए ये 3, ये दोनों ऑप्शन में 3 है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, काट दिए। अब इन दोनों पे फोकस करा हमने। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू ये है 25 to 3000। सो बी का 1, बी का 1 कहाँ पर है, बी का 1 ये रहा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। फिर भी चेक कर लेती हूँ। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सी की वैल्यू यहाँ दी है 4 और सॉरी डी की वैल्यू रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू दी है 1100 to 1200। देखो पास पास है ना, 1000 to 1100, 1100 to 1200। रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 2 ही पॉइंट से पता चल गया था कि हमारा आंसर सेकेंड वाला है। तो मैंने ये वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से याद करी है। अगर आप डायरेक्टली याद कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो कोई ट्रिक सोच लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, आने ही हैं। तो जब आने ही है तो किसी तरीके से तो उसको प्रिपेयर कर लो ना, क्योंकि सीधे सीधा तो आंसर है, देखा जाए तो एनसीईआरटी में सीधा सीधा दे रखा है, उसी ऑर्डर में इन्होंने लिखा है। तो अगर आपने रट्टा भी मारा होता तो ये हो जाता, ओके। और अगर रट्टा नहीं मारा तो उसको समझ लो किसी तरीके से, राइट। चलो अगले पे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना टाइडल वॉल्यूम वाला पार्ट आपको करना चाहिए, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रहा है। सेकंड पेज पे जब जाओगे ना उसी पार्ट को पढ़ते पढ़ते, तो वहाँ पे कुछ ऐसी भी वैल्यूज़ दी है जिसके आगे फॉर्मूलाज लिखा हुआ है, ठीक है। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो अगर आपको फॉर्मूला आता होता तो आप ये क्वेश्चन कर लेते। फॉर्मूला बहुत ईजी है, सिंपल प्लस है, बस आपको याद रखना है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब 500 पहले वाले का अमाउंट है और सेकेंड वाले का ये अमाउंट है। तो यहाँ लिख दूँ टाइडल वॉल्यूम इज हमारे पास 500 ml और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास है 1000 ml। What will be his expiratory capacity? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हमसे पूछ रहा है। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो होती है उसका मतलब होता है, आप नॉर्मल बैठे हो ना, आपने सांस ली, नॉर्मल तरीके से सांस ली, तो उसको कहेंगे इंस्पिरेशन। जब आप नॉर्मल तरीके से सांस लेते हो, अब जब अपनी सांस को छोड़ते हो, एक्सपायर करते हो, तो जितनी भी वॉल्यूम ऑफ एयर आउटसाइड रिलीज होती है उसको कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, और उसका फॉर्मूला होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ER, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, ERV। और इन्होंने ये भी दिया है इफ रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। इस फॉर्मूला में रेजिडुअल वॉल्यूम कहीं है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है ना। तो रेजिडुअल वॉल्यूम का कहाँ पे कोई रोल नहीं था, ये क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 500 प्लस 1000 कितना हो गया, 1500 ml। पहला ऑप्शन ही सही है, बाकी सारे गलत है। तो आपको ये कंफ्यूज करेगा रेजिडुअल वॉल्यूम भी कहीं आती होगी, तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा तभी कि फॉर्मूला ये है जब तुमने प्रैक्टिस कर रखा होगा, ठीक है। तो ऐसे से और क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना भी चाहते हो ना, तो AB क्लासेस हमारा ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़े गूगल फॉर्म को भर सकते हो, उसके थ्रू हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे मेल के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हो। हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, आप उसको अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो, ओके। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस कॉन्फिडेंस चाहिए था कि यही फॉर्मूला है और इसका कोई रोल नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये हो गया, चलो नेक्स्ट पे चलो अभी बाबू बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी स्टेटमेंट है, इसमें पढ़ते हैं आराम से। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, रॉन्ग को अंडरलाइन कर लेने का, ठीक है। और अगर पेपर ऑनलाइन मोड में है तो रफ शीट के ऊपर लिख लेना है कि क्वेश्चन नंबर मान लो 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे रॉन्ग पूछा है। तो आंसर करने से पहले देख लेना क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जब स्टेटमेंट्स होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमसे सही स्टेटमेंट पूछी है गलत, ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है ये, ठीक है। सो बी केयरफुल। नाउ हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है तो आप ढूंढ पाओगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे होता है। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि एल्विलाई में हमारे पास जो ऑक्सीजन आती है वो ब्लड के साथ फ्यूज होती है, फिर लंग्स से, एल्विलाई लंग्स में होते हैं ना, फिर लंग्स से वो ट्रांसपोर्ट होती है पूरे बॉडी में, टिश्यू लेवल पे RBC से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकलते हैं और टिश्यू में चले जाते हैं,
और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर आ जाते हैं। आरबीसी का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर होता है आयरन। ठीक है, अब देखो पहली स्टेटमेंट, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, PO2 जिसको कहते हैं। तो गैसेस क्या होते हैं, किसी भी मीडियम में प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसको उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो हीमोग्लोबिन के साथ होती है वो बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर होती है। बिल्कुल, जब आरबीसी आती है उसके पास हीमोग्लोबिन होता है, तो डिपेंड करता है मीडियम में ऑक्सीजन ज़्यादा या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी ना इस मीडियम में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग बना देगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, अपने को इनकरेक्ट होनी है। सेकेंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। बिल्कुल, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को फेवर करता है, उसके मॉलिक्यूल को बांध लेता है अपने ऊपर, ऑक्सीजन को जगह नहीं देता है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। हायर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एल्विलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब बाइंड होते हैं, 1 2 3 और पीछे 4, तो इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये कह रहे हैं कि एल्विलाई जो होता है लंग के अंदर, उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। मतलब कि एल्विलाई से ऑक्सीजन जाता है ब्लड के अंदर और हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है। ये इसका रीज़न है, इसका मेन रीजन है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एल्विलाई। अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें याद होगा कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो रोल प्ले करती है वो एल्विलाई में नहीं करती है, वो रोल प्ले करती है टिश्यू लेवल पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो रोल प्ले करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, वो करती है टिश्यू लेवल पे, एल्विलाई में नहीं करती है। ये तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे होता है। एल्विलाई में क्या होता है, देखो इसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आते हैं ना जब हम सांस लेते हैं, और यहाँ से ब्लड वेसल की सप्लाई होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कम होते हैं क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की डिफरेंस के बेसिस पे ये ऑक्सीजन यहाँ डिफ्यूज हो जाती है, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा है ऑक्सीजन के, यहाँ कम है, तो इसलिए मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यहाँ ब्लड की तरफ चले जाते हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में आ जाती है। इसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का रोल नहीं था, तो ये स्टेटमेंट है गलत। आंसर हमें मिल गया, फिर भी देख लेते हैं। लो PCO पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्विलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन अंदर की तरफ मूव करता है ब्लड वेसल की तरफ, क्योंकि ये नॉर्मल सी मूवमेंट है, पैसिव मूवमेंट है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन विच इज प्रेजेंट इन एल्विलाई टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड कैपिलरीज विच आर द ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज विच आर सप्लाइड टू द एल्विलाई। कैपिलरी सप्लाई होती है एल्विलाई पे, ठीक है, तो उनके अंदर चली जाती है। सो तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन 3, इसको हमें टिक करके आना है। ठीक है, पहुंच गए हम अपने आखिरी क्वेश्चन पर जो इस चैप्टर से आया है पिछले 5 सालों में। क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट, करेक्ट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, अंडरलाइन, करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। सो अगर आपको पता है इंस्पिरेशन मतलब सांस अंदर लेने के टाइम बॉडी में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, आपको वो बताना है करेक्ट इवेंट कौन से है जो हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले ऑप्शंस में आपको स्टेटमेंट के आगे ही करेक्ट और इनकरेक्ट लिख के आंसर पता चलता है। देखो ये कह रहे हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। यस, इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। इंस्पिरेशन में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपिरेशन में वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है इंस्पिरेशन में, क्योंकि पहले जब वो इसी तरीके से प्रेजेंट होता है ना, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो वो थोरेसिक चैम्बर की स्पेस बढ़ा देता है। ऐसे प्रेजेंट होता है डोम शेप डायफ्राम, जिसके ऊपर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा सा होता है ना स्ट्रक्चर। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो इस तरीके से दिखाई देता है। तो डायग्राम में कंफ्यूज मत हो जाए ना कि कॉन्ट्रैक्ट ये लग रहा है, ऐसे नॉर्मली प्रेजेंट है वो डोम शेप। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो नीचे को चला जाता है, नीचे वाले ऑर्गन पे प्रेशर डालता है। तो देखो यहाँ पर स्पेस ज़्यादा होगी ना कंपैरिजन में इसके, इतनी सारी स्पेस हमें एक्स्ट्रा मिल गई ना अब। तो जब इंस्पिरेशन होती है तो छाती जो होती है, लंग्स की स्पेस बढ़ जाती है ना, हमने हवा अंदर ली है, तो कॉन्ट्रैक्शन होती है डायफ्राम की। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगला है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये तो तुमको याद करना पड़ेगा। क्या होता है कि जो रिब्स होती है, हमारी जो रिब्स है जिसके अंदर लंग्स प्रोटेक्टिव पड़े हैं, तो जैसे रिब्स होती है ना,
रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है ना उनको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, ऑलराइट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, कौन सी वाली, एक्सटर्नल वाली, ताकि एक्सटर्नल एयर अंदर आ जाए ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इस वजह से ये प्रोसेस होता है एक्टिव। इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अगला, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी, है ना। अगर पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, पल्मोनरी का मतलब है लंग्स, समथिंग विच इज रिलेटेड टू लंग्स। तो ये तुम खुद सोच के बताओ, अगर सांस अंदर ले रहे हो तो थोरेसिक कैविटी तो तुम्हारी इंक्रीज होगी ना। थोरेसिक का मतलब है चेस्ट वाला रीजन, और अगर स्पेसिफिकली मैं लंग्स की बात करूंगी तो पल्मोनरी वर्ड ला दूंगी। तो जब एयर अंदर आ रही है तो लंग तो एक्सपेंड हो गए ना, तो डिक्रीज कैसी होगी उसकी वॉल्यूम, तो इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। व्हाट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर? इंट्रापल्मोनरी मतलब लंग से रिलेटेड। सो क्या होता है कि जो दो लंग्स होते हैं उनके अंदर प्रेशर के बेसिस पे ही एयर का अंदर आना होता है बॉडी में और बाहर जाना होता है। क्या मतलब है इसका? इन्वायरमेंट में भी एयर है, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमारे चेस्ट को भी चाहिए ऑक्सीजन, राइट। तो ऑक्सीजन बाहर से एयर अंदर की तरफ क्यों मूव करेगी? बाहर में जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स के अंदर क्यों आ रही है? पार्शियल प्रेशर की वजह से आ रही है। तो क्या होता है कि जब हमारे लंग्स के, जब हम इंस्पायर करते हैं, सांस को अंदर खींचना चाहते हैं, हमारे लंग्स में ये 3 प्रोसेसेस होते हैं। इन 3 प्रोसेसेस, सॉरी ये 2 प्रोसेसेस होते हैं। इन 2 प्रोसेसेस की वजह से क्या होती है कि इसके अंदर, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है ना, जिसको इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, लंग के अंदर जो गैसेस का प्रेशर होता है वो ड्रॉप हो जाता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है। इसके अंदर प्रेशर नेगेटिव होता है, बाहर एयर में प्रेशर जो एयर का होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। तो हायर टू लोअर मूवमेंट होती है एयर की, हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। इसलिए बाहर से जो गैसेस होती है हमारे लंग्स के अंदर आती है, पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस से, ठीक है। तो ये इंक्रीज नहीं होगा इंस्पिरेशन में, ये डिक्रीज होगा। एक्सपिरेशन के प्रोसेस है, ये दोनों चीज़ें एक्सपिरेशन में होगी, इंस्पिरेशन में नहीं होगी। तो हमारे पास सही स्टेटमेंट है ए एंड बी। तो पहला ऑप्शन है ए एंड बी, करेक्ट बताना हमें, आंसर हमें मिल गया। फिर भी देख लो, सी एंड डी हो ही नहीं सकता, ए सही है, बी भी सही है, पर ऑप्शन में डी भी दे रखा है, डी तो गलत है ना हमारा, तो ये भी नहीं हो सकता, ओनली डी बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर है हमारा ए। इसके साथ खत्म होता है आपका इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कितने साल के, 2015 से 2020 तक। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। नेक्स्ट चैप्टर में हम कार्डियक सिस्टम को डिस्कस करेंगे, उससे आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और कार्डियक से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से तो फिर भी कम क्वेश्चन आया 5 साल में, कार्डियक वाले चैप्टर से हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो स्टे ट्यून, कल हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड फॉर एनी इन्फॉर्मेशन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए गूगल फॉर्म को भर सकते हो, ताकि हम आपको अपकमिंग लेक्चर्स के अपडेट्स देते रहे। उसके अलावा बायोलॉजी में बॉटनी चल रही है इस टाइम, सो आप बॉटनी को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें प्लांट किंगडम खत्म हो चुका है, उसके क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, अब उसमें मॉर्फोलॉजी स्टार्ट होने वाली है। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।